सो बच्चों, आपको पता है कि आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन आंसर आपको जो लिखा हुआ है बस वो बोलूँगी और आगे बढ़ जाऊँगी। और अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है। सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, फिर आपको क्वेश्चन आंसर अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। फिर ये बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता, मिश्रण नहीं बच्चा, यहाँ पे विसरण होगा, ठीक है। विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो आप देख लो कि बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य में शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है और शरीर की संरचना जटिल होती है। साथ ही कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी। तो आप देख लो कि पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो आप देख लो हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। फिर जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आप देख लो जंतुओं में पोषण की परपोषी विधि पाई जाती है। तीन प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, फिर परजीवी पोषण और फिर प्राणी संपोषण। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो आप देख लो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो यही है कि 6CO2 + 12H2O बाई प्रोडक्ट, इस जो ये जो सिंबल है ना इसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये मैंने भी एक्सप्लेनेशन में बताया है, सो यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लो ऊपर में क्लोरोफिल और नीचे में प्रकाश का ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल लिख लेना। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो आप देख लो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो आप देख लो कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही पूरी होती है, क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में पर्ण हरित बोलते हैं, ठीक है, रहित नहीं हरित, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आप देख लो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते। तो आप देख लो जो CO2 है वो स्टोमाटा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है, तो वो हवा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे हवा से स्टोमाटा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती। तो आप देख लो कि कवक तथा जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। फिर है कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो आप देख लो कि पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम जो है वो प्राणी समपोषी जीव हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो आप देख लो मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना वो मुख गुहा, फेरिक्स, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में बटा हुआ होता है। फिर है कि ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। तो आप देख लो कि जो ग्रसनी में स्थित दो छिद्र है ना उनमें से पहला हो जाएगा कंठ द्वार और दूसरा हो जाएगा निगल द्वार। सो ये क्या है, दो प्रमुख छिद्र हैं। फिर मनुष्य के पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाता है। तो आप देख लो कि पाचन जो होता है वो हमारा वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, यानी हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। फिर है कि मनुष्य के आहार नाल में किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो आप देख लो जो पचे हुए भोजन होते हैं ना उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो आप देख लो क्लोरोफिल वर्णक जो है वो हरित लवक में पाया जाता है।
फिर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो आप देखो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। फिर मृतजीवी पोषण को क्या कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण को क्या कहते हैं, अपघटक कहा जाता है। आप देखो कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस है ना कि आपको अलग से ना कुछ नहीं पढ़ना, जैसे गाइड वगैरह बहुत कुछ आता है, 10th में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप देखो ना कि इतने सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर में ही रिवाइज करा दिया जाता है ना कि अलग से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात आप ये ना कि आप उतना डीप में, मतलब ठीक है आप पढ़ो याद रखो, बट ये हमेशा याद रखो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जो हम देख के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ये तो हमें आ जाएगा, बस अंदर वाला पढ़ लेते। तो आप देखो कि हम क्या करते हैं ना, जिस क्वेश्चन को छोड़ते जाते हैं एग्जामिनर उसी को अपने क्वेश्चन में डालते। तो ये आप ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके बेसिक क्वेश्चन जैसे श्वसन क्या है, परपोषी क्या है, ठीक है, मतलब मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे पाचन क्या होता है, पाचन में कौन कौन से अंग सहायक, यानी नॉर्मल जो क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट आप चैप्टर पढ़ोगे और आपके माइंड में आएगा, तो वही एग्जामिनर भी पूछते हैं। चलो हम 21 क्वेश्चन देखते हैं कि किस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो आप देख लो, जब जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे हम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी। फिर है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो आप देख लो कि गोबर छत्ता जो होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है। फिर है पत्तियों के कौन सा अंग CO2 से युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो आप देख लो स्ट्रोमाटा जो होता है, स्ट्रोमाटा के तो आप देख लो जो पत्तियां होती है उनमें छोटा 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 छिद्र होता है, तो इसे ही हम स्ट्रोमाटा कहते हैं। और यही क्या होता है, CO2 युक्त वायु को प्रवेश कराता है उसके अंदर, इसलिए उसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर ये पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो आप देख लो जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, उन्हें हम परपोषी कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में पाचन कहाँ होता है। तो आप देख लो कि अमीबा का जो पाचन होता है ना वो रसधानी में होता है। फिर मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है। तो आप देख लो कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो आप देखो कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलियां यानी टेस्ट ट्यूब हम कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, सॉरी बच्चा, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। फिर मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है। तो आप देख लो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। फिर है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। तो आप देख लो ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्रमाकुंचन कहते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो आप देख लो कि जो भोजन में मौजूद प्रोटीन होते हैं ना उसको पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में बदल देता है। फिर आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है। तो आप देख लो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, जो लगभग 7 मीटर 6 से 7 मीटर लंबा होता है। फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो यकृत यानी लीवर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो ये छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। फिर छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। तो आप देख लो जो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर जो अवस्थित नली होता है ना उसे हम सिकम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। तो आप देख लो कि अपचा भोजन जो होता है वो अस्थायी रूप से रेक्टम यानी मलाशय में संचित रहता है। थैंक यू।